स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेडू हब। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये हमारा टॉपिक है, ये क्लास 11th का चैप्टर है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन क्या है कि जब हम एनर्जी के बारे में बात करें तो एनर्जी वाले केस में बहुत बार हमें एनर्जी बैलेंस करनी पड़ती है। ओके, तो ये जो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत जगह यूज होगा। इसके साथ साथ अगर आप वर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, ये भी किसी भी चैप्टर में, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर ले लीजिए, ओके, बहुत से चैप्टर्स में आपको वर्क, एनर्जी और पावर का कॉम्बिनेशन मिलता है, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अब देखिए, ये इस चैप्टर से आप समझ सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ लगा दिया। ओके, अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। अच्छा देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं नॉर्मल वर्ड में कहूंगा कि मैं वर्क कर रहा हूं। ओके, जो भी काम आप कर रहे हैं, जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, ओके, तो स्टडी कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि आप वर्क कर रहे हो। ओके, तो जो वर्क कर रहे हो तो ये क्या फिजिक्स के टर्म में वर्क है? नो, फिजिक्स के टर्म में ये वर्क नहीं है। फिजिक्स के टर्म में वर्क के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। पहला, आप फोर्स लगा रहे हो। गुड आफ्टरनून। ओके, आप फोर्स लगा रहे हो, साथ साथ फोर्स लगाने के साथ साथ क्या, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। ओके, फोर्स लगाने के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप नॉर्मल भाषा में आपसे पूछा जाए कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे आप अभी पढ़ रहे हो और दिस जो आप रीडिंग कर रहे हो या जो लेक्चर देख रहे हो, दैट इज एक्चुअली अ वर्क। ओके, वर्क अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, एक बार हल्का सा पढ़ लेते हैं। लिखा है, इट इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द फोर्स प्रोड्यूस्ड आ डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स क्या करे, एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे। क्या करे? फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे। ओके, इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स, उस बॉडी पर डिस्प्लेसमेंट करे जिस पर वो लगाया जा रहा है। ओके, एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक्सेप्ट टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्यों परपेंडिकुलर नहीं है, इसके बारे में देखते हैं। ओके, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। ओके, तो वर्क डन का अगर हम फॉर्मूला लिखें, वर्क डन W, ओके, इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट D। यहां F क्या है? F एक कांस्टेंट फोर्स है, D क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन जो है दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट। ओके, वर्क डन क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो वर्क डन क्या होगा? तो उस केस में वर्क डन क्या होगा? F D cos थीटा, एफ डी कॉस थीटा। सर ये थीटा कहां से आ गया? थीटा इज द एंगल बिटवीन द, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एफ एंड डी। एफ और डी क्या है? एफ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस केस में आप ये समझें कि एफ और डी का डायरेक्शन आपको पता ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हैं और इनका हम जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उस केस में जब भी आप किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो जो मिलता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आप एक जनरल लैंग्वेज में समझ सकते हो, यहां तो आपको समझना ही समझना है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अच्छा, स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ ये वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। ओके, ये जो बहुत बेसिक बातें हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें पूछी जा जाती हैं, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजों पे भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि सर तो बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं तो कोई जानने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू नो। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? वर्क डन की यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट जो होती है, अगर हम यूनिट की बात करें, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर, जिसे हम जूल कहते हैं। और ये जूल जो यूनिट है दैट इज SI यूनिट। ओके, इसको हम सीजीएस में लिखेंगे तो आगे लिखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 आर। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 ERG। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जूल को आप सीजीएस में लिखोगे तो क्या होगा? 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 आर। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्म। अच्छा, इसका अगर हम डायमेंशन पूछ लें,
एनीवन टेल मी द डायमेंशंस ऑफ द वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क, द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। तो सिंपली ये न्यूटन इंटू मीटर है, ये न्यूटन इंटू मीटर है, तो इसमें न्यूटन का मतलब क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। ओके, तो इसकी डायमेंशन आप लिखोगे m l स्क्वायर t टू पावर ऑफ -2। बहुत बेसिक जानकारी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं फिर से अपने फॉर्मूले पे। वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट डी। हमने बोला कि वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब जीरो होगा, इसके बारे में हमारा डिस्कशन है। तो अगर आप ध्यान दें, मैंने लिखा हुआ है नेचर ऑफ वर्क डन, नंबर 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। दूसरा क्या लिखा हुआ है, निगेटिव। तो पॉजिटिव के बारे में पहले हम डिस्कशन करते हैं। लेट, यहां पर एक फिगर में बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये सरफेस है, इस पर एक मास रखा हुआ है m, ठीक है। मास से कोई हमारा ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन बॉडी है तो उसका मास होगा ही होगा। ओके, इस पर आपने एक फोर्स लगाया, लेट, जो फोर्स लगाया है उस फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उस डायरेक्शन में हो रहा है। डी इज द, देखो हमने दोनों के डायरेक्शन विद अ वेक्टर साइन बनाए हुए हैं। ओके, तो इस केस में एफ और डी के दोनों के डायरेक्शन बने, और इसके बीच का एंगल थीटा है, बीच के एंगल थीटा है। तो इस केस में वर्क डन क्या होना चाहिए, डी डिस्प्लेसमेंट होगा, इस डायरेक्शन में हो रहा है डी डिस्प्लेसमेंट। और थोड़ी देर बाद मैं ये कह सकता हूं, थोड़ी देर बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये बॉडी कहीं यहां पहुंच गई होगी। ओके, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली टोटल डिस्प्लेसमेंट को लिखना है मुझे, तो यहां से यहां तक का डी, ठीक है। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, डी का डायरेक्शन बताया, डी डिस्प्लेसमेंट है। ओके, यहां से यहां तक। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, वर्क डन जब बोला गया इस केस में, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन सा एंगल है, कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। बहुत ध्यान से। ओके, तो यहां पर थीटा कैसा है, थीटा कैसा है, थीटा इज अ एक्यूट एंगल। थीटा कैसा है, थीटा इज एक्यूट, थीटा एक्यूट। अच्छा, थीटा अगर एक्यूट है तो इसका मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो आपने यहां से कंक्लूड किया कि वर्क डन is a positive quantity when the theta means angle between force and displacement is less than 90 degree. Okay, less than 90 degree acute angle। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, उसको देखते हैं। दूसरा एग्जांपल बाद में लेंगे, अभी बेसिक बिल्कुल आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये हमारी बॉडी है जिसका मास m है, ये दूसरी बॉडी है, ये दूसरी बॉडी को इसे बनाते हैं। ओके, ये दूसरी वही बॉडी है जो यहां डिस्प्लेस होके आ गई, ठीक है। दो अलग अलग इमेजेस, इस बॉडी को हमने यहां लेके आए हैं, और इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है डी, और डिस्प्लेसमेंट डी का जो डायरेक्शन है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली वो यहां पर था और अब वो यहां पहुंच गया इस डायरेक्शन में। इनिशियली यहां था और ये यहां मूव करके गया, और इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स का डायरेक्शन देखिएगा, इस केस में, सेकंड वाले केस में फोर्स का डायरेक्शन देखिएगा, फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। तो अगर हम यहां पर सिंपल सा बनाना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये वाला होगा थीटा। क्यों सर हम ये वाला नहीं ले सकते, देखो जो सबसे कम होगा वो एंगल लिया जाएगा, ठीक है। अब ये कोई बच्चा कह सकता है सर जैसे इस वाले केस में तो आपने यहां बता दिया था, इस वाले केस में बनाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर ये वाला लो, नहीं, जो दो एंगल आ रहे हैं उनमें से जो स्मॉलर वन है दैट यू हैव टू टेक। ओके, और तब जो स्मॉलर होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो यहां पर ऑब्ट्यूज आ रहा है, थीटा इज ऑब्ट्यूज,
ओके, तो इस केस में वर्क डन इज अ निगेटिव क्वांटिटी। वर्क डन क्या आएगा? निगेटिव। इस केस में वर्क डन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये बात समझ में आई? बहुत ही बेसिक बात मैंने बताई है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत वैसी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, ठीक है। जब क्वेश्चन करते हैं तब ये चीजें नहीं समझ में आती हैं, तब पूछते हैं सर वर्क डन निगेटिव कैसे आ गया, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, थीटा की इंपॉर्टेंस है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। हमने पॉजिटिव के बारे में बात कर ली, निगेटिव के बारे में बात कर ली, और जीरो के बारे में बात, पॉजिटिव और निगेटिव का। जीरो के बारे में अगर मान लीजिए लेट अगेन हमारा वही बॉडी है और वो बॉडी फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस करती है डी, थोड़ा सा डिस्प्लेस करती है डी, और इस केस में आपने फोर्स का डायरेक्शन देखिएगा और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखिएगा ध्यान से सभी लोग, और कोई भी डाउट आए तो पूछिएगा। ये डी है और ये आपने एफ लगाया, ओके, ये डी है और ये एफ लगाया, ओके। तो क्या हुआ? एफ ऊपर है, डी नीचे इधर साइड में, तो यहां पर अगर हम बना लें डी इज दिस डायरेक्शन और एफ का डायरेक्शन ये है, तो इस केस में एफ और डी आपस में कैसा एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का, ओके, 90 डिग्री का। तो एफ और डी मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन क्या होना चाहिए? तो वर्क डन आप लिखो, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90। अच्छा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन क्या आएगा? 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। चलिए आते हैं आगे। यहां पर वर्क डन क्या हुआ? 0। अच्छा, यहां पर कई केसेस बनते हैं, यहां पर कई केसेस बनते हैं। जैसे आपको जब क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा वर्क डन, मे बी, ओके, क्लास 9th में वर्क डन पढ़ाया जाता है जनरली केसेस में, तो उस केस में वर्क डन वाले केस में हमको सिंपल बता दिया गया वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। हमको उस समय वेक्टर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, तो सिंपल डेफिनेशन बता दी जाती है और एक एग्जांपल दे दिया जाता है कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री है, ठीक है, यहां वेक्टर नहीं बताया गया था उस समय ना, तो ये बता दिया जाता है कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर हैं तो वर्क डन 0 होता है। और एक एग्जांपल दे दिया जाता है किसका? कुली का, ठीक है। जो हमारा कुली का मतलब क्या है? कुली एक पर्सन होता है जो सिंपली आपका जो लगेज है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाता है, स्पेशली रेलवे स्टेशन पे। तो वो जब वो कुली वर्क करता है तो देखिए, आप कहोगे कि कुली वर्क कर रहा है, ठीक है, कुली ने वेट उठाया, ओके, कुली ने वेट अपने सर पे रखा, और जब वो मूव करता है, जब वो मूव करता है इस डायरेक्शन में मूव करता है, ओके, तो उस केस में एक्चुअली में वो फोर्स जो लगा रहा है इस बॉडी को, बॉडी पे, वो किस डायरेक्शन पे लगा रहा है? इस बॉडी पे जो फोर्स लगा रहा है, एक मिनट, वो इस डायरेक्शन पे लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम कहते हैं कुली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स कुली इज नॉट वर्किंग, ओके, बट वहां पर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कुली जो फोर्स लगा रहा है वो कैसा लगा रहा है? परपेंडिकुलर लगा रहा है। सो यहां पर जो हमने कंक्लूड किया कि वर्क डन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट डी, और कॉस थीटा क्या है? एफ और डी के बीच का एंगल। हमने ये भी देखा कि वर्क डन पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और 0 होता है। चलिए आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड पॉजिटिव, निगेटिव और 0। ये आपको यहां से बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी कि पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, 0 कब होगा। अगेन एक बात ध्यान में रखिए, एंगल कौन सा लेना है। जैसे इस वाले केस में ध्यान दे दो एक बार और से, ठीक है, मैं एक बार और थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देता हूं सभी के लिए कि देखो ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ओके, तो आपको ये वाला एंगल लेना है। अब कोई बच्चा ये ना कह दे कि ये वाला एंगल लेंगे सर, आपके पास जो दो एंगल बन रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, यहां पर मैंने थीटा और अल्फा बनाया, तो आपको कौन सा लेना है? थीटा, ठीक है, थीटा। इस केस में भी स्मॉल वाला, अगर दूसरा वाला एंगल देखना चाहोगे तो कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल होगा, ये वाला नहीं लेना है। इसी तरह से यहां पर, ठीक है, तो हमको जो दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, एफ और डी के बीच में, उनमें से स्मॉल लेना है, और वो स्मॉल अगर एक्यूट है तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर ऑब्ट्यूज है तो वर्क डन निगेटिव, अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन 0, ओके। तो वर्क डन के बारे में इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, चलिए आते हैं क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं।
यहां पर इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है पहले उसको पढ़ते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज बीइंग रेज्ड वर्टिकली अपवर्ड बाय द हेल्प ऑफ a string attached to it. It rises with an acceleration 2 meter per second square. The block rises by 2.5 मीटर। ठीक है, क्या हुआ पहले इस फिगर को बना के समझने की कोशिश करते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास आपको 5 kg दिया हुआ है। अच्छा, इस ब्लॉक पर को आपने किससे ऊपर की तरफ रखा हुआ है, स्ट्रिंग से, और इस स्ट्रिंग से मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग से जब आप ऊपर कर रहे होगे तो स्ट्रिंग में टेंशन टी आ रहा होगा, और इसकी वजह से क्या हुआ, ये ब्लॉक, इसकी वजह से ये ब्लॉक ऊपर की तरफ चला, और उस ऊपर की तरफ चलने पर उसका एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, अब हमसे पूछ रहा है इस केस में तो ब्लॉक जो है वो 2.5 मीटर जब अपने इसको किया तो यहां से, और ब्लॉक ऊपर कहीं गया होगा, यहां तक मे भी पहुंच गया हो, तो उस समय तक उसने चला 2.5 मीटर। जब यहां से यहां चला तो उसने कितना चला, 2.5 मीटर। हमसे पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। कोई इसका आंसर बता सकता है जल्दी से कैलकुलेट करके? एनीवन टेल मी द आंसर? लक्षित, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पहले। एवरीवन देखो, इस केस में हमसे पूछा क्या गया है कि ग्रेविटी ने कितना काम किया। किसने कितना काम किया, ग्रेविटी ने कितना काम किया, इसके बारे में। फोर्स कितना लगा, देखो इस केस में जब उसने कहा वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ध्यान से समझने की सभी लोग कोशिश करना, तो ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ लग रही है, दैट इज mg, दैट इज 50। ओके, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो 2.5 ऊपर की तरफ हुआ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनना होगा। अगर आप एंगल के बारे में बात करो केवल इस केस के लिए, mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, एंगल बना 180, और cos 180 की वैल्यू -1, तो यहां पर आप सिंपली लिखोगे mg मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज 2.5, एंड cos 180 इज वेट अ मिनट, इसको मैं इस फिगर को या इसमें यहाँ पर एक लाइन बनाना चाहता हूं जिससे कि आप यहां से कंफ्यूज ना हो। हाँ ठीक है, तो कितना हुआ, माइनस का 125। सेकंड का वर्क डन, सेकंड का वर्क डन निकालने के लिए 150 देखते हैं। सेकंड का वर्क डन होना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू डी। बात को समझो, वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू डी। सभी लोग टी निकालना जानते हैं, तो यहां पर सबसे पहले टेंशन निकालना आना चाहिए, क्योंकि देखो टेंशन नहीं दिया था, यहां पर तो mg मालूम था कि वेट 50 हो गया। यहां के लिए इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, मैं यहां इक्वेशन लिखता हूं, t माइनस mg मतलब 50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इज 2 इज गिवन। ओके, तो यहां पर t इज इक्वल टू 60। t की वैल्यू कितनी आई बेटा, 60 न्यूटन। क्लियर हो गई बात? सभी लोग ध्यान दें कि हमको जो वर्क डन निकालना है वो किसका निकालना है, वर्क डन निकालना है टेंशन का। तो टेंशन के बारे में तो पता करो, टेंशन तो हमने केवल टी लिखा था, पहले टेंशन की मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट करो। और टेंशन का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट होगा, जो हमने पुली ब्लॉक के क्वेश्चंस किए थे वहां से होगा, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और यहां पर हमारा 5 to 10 और टी इक्वल टू 60 आ गया। अब देखो इस केस में जो हमारा टेंशन है वो ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो cos जीरो आना चाहिए, टी डी cos जीरो की वैल्यू 1। ओके, तो यहां पर सिंपली टी की वैल्यू हमने लिखी 60 और डी की वैल्यू मेरी अगेन 2.5 थी, हाँ 2.5 है। सो यहां पर जब आप कैलकुलेट करोगे 6 5 30 6 12 13 15 या 150 न्यूटन। करेक्ट। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन, नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक। नेट वर्क डन थर्ड के लिए आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, नेट वर्क डन नेट इज इक्वल टू, इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो -125 प्लस 150 बच्चों। ओके, तो ये आया 25 न्यूटन पॉजिटिव वर्क। ठीक है, 25 न्यूटन पॉजिटिव वर्क। अब यहां पर आपको देखो क्लियरिटी आ गई कि वर्क डन निगेटिव हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है।
ठीक है, वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये नेट वर्क डन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, एक बार अपने मन से रीड करें और मैं अपने एंड पे रीड करता हूं। लिखा हुआ है अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास 4 kg है, स्लाइडिंग डाउन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 37 डिग्री। ठीक है, किसी को अगर 37 की वैल्यू नहीं आती है तो मैं वैल्यूज यहां बता देता हूं, क्योंकि तो आपके केस में थोड़ा 37 कम आता है। तो साइन 37 इज इक्वल टू 3/5, ओके, और कॉस 37 इज इक्वल टू 4/5। इतने से अपना काम चल जाएगा। ठीक है, और कॉस साइन 53 और उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो तो साइन 53 की वैल्यू जो होती है वो 4/5 होती है। ठीक है, जस्ट उसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द लेंथ ऑफ द प्लेन इज 3 मीटर। प्लेन जो है लेंथ की 3 मीटर दी है, अभी मैं इसको बनाऊंगा। द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.2, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी। किसका इसका वर्क डन निकालना है? ग्रेविटी ने कितना काम किया, फ्रिक्शन फोर्स ने कितना काम किया एंड नॉर्मल रिएक्शन ने कितना काम किया बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। ओके, तो देखिए यहां ध्यान से देखिए सभी लोग, ये हमने सिंपल अपना इंक्लाइन प्लेन बना दिया है और इस इंक्लाइन प्लेन में ये एंगल जो है दैट इज गिवन टू अस 37 डिग्री। अच्छा, मास जो है उसमें मास पे जो वर्क करते हैं, जो मास दिया हुआ है दैट इज 4 kg। 4 kg का ब्लॉक मैंने यहां पर रख दिया, ये 4 kg का ब्लॉक यहां पर रख दिया है। ओके, और मैं इसको अभी थोड़ा सा जब्त कर रहा हूं, सभी ने, मैं मान के चल रहा हूं कि ये चीजें लिख ली होंगी जो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी यूज होंगी, तब हम उसको फिर से बता देंगे, लेकिन ये चीजें मैं जब्त करता हूं। अच्छा, इस केस में ये मास जो है वो 4 है, तो यहां पर जो वेट लगेगा दैट इज 4g, दैट इज 4g। अच्छा, इस केस में एक और चीज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है इस सरफेस का जो फ्रिक्शन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है, और इसकी लेंथ, किसकी लेंथ, अगर आप यहां से लेंथ लिखना शुरू करें और यहां तक की, दैट इज गिवन टू अस 3 मीटर। इतनी चीजें आपको दी है। तो सबसे पहले अगर आपने फ्रिक्शन पढ़ा है और एंगल ऑफ रेपोज पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने आंसर आ गया दैट इज गुड। सर ग्रेविटेशनल का 72 आएगा, ठीक है, देखते हैं बेटा ग्रेविटेशन का 72 आएगा कि नहीं आएगा, उसको अभी देखते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें और समझो कि आपको ये क्वेश्चन तो बना दिया गया, ठीक है, और मान लो ऐसा हो कि आपने सोच लिया कि ये ब्लॉक नीचे चला जाएगा और कुछ उसने ऐसा फ्रिक्शन दे दिया, ऐसी फ्रिक्शंस की वैल्यू दे दी कि वो ब्लॉक अपनी जगह से हिला ही नहीं। ऐसा हो सकता है ना, एंगल ऑफ रेपोज पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने कैलकुलेशन कर दिया है और आंसर भी आ गया, ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको चेक क्या करना पड़ेगा, tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। अगर tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू होता है तब उस केस में क्या होता है, ये बॉडी स्लाइड करने लगती है। ये हमने एंगल ऑफ रेपोज वाले केस में पढ़ा होगा जब हमने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा होगा। अच्छा, tan 37 की वैल्यू क्या होगी, tan 37 की वैल्यू होगी, हमने अभी sin 37 की वैल्यू लिखी थी, कितनी लिखी थी 3/5, और दूसरे की वैल्यू कितनी लिखी थी 4/5, तो 3/, कितना हुआ 3/4। ओके, 3/4 मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे किसकी वैल्यू है, ये आपको बाद में दिक्कत कर सकती है, तो मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं। यहां से जो वैल्यू आई दैट इज, वेट अ मिनट, यहां से जो वैल्यू आई मैं यहां पर लिख रहा हूं tan 37 की वैल्यू कितनी होगी, tan 37 की वैल्यू होगी 3/4। ओके, और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 0.2, तो ये 4 5 20 7 तक जाएगा, 0.7 बस इतना मैंने लिख लिया है, और ये कितना दिया है 0.2, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा की वैल्यू म्यू से ज्यादा है, ये आपको चेक करना चाहिए, ठीक है, ये आपको, ठीक है, आंसर आ गया, दैट इज गुड पार्ट, ठीक है, ये आपको पहले चेक करना चाहिए। अब आते हैं एक एक पर, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा,
W of gravity is equal to, okay, W of gravity is equal to mg इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 माइनस 37, तो वर्क डन इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 4g, ओके, डिस्प्लेसमेंट इज 3 एंड कॉस वैल्यू इज 90 माइनस 37, 90 माइनस 37, अच्छा, cos 90 माइनस 37 इज इक्वल टू क्या लिखें, साइन 37 लिख दें, ठीक है, तो साइन 37 लिख देते हैं और ये होगा 4 3 120 इंटू कॉस साइन 37, साइन 37 की वैल्यू आई 3/5 और ये 5 2 इंजा 10 5 4 इंजा 20, तो जो वैल्यू आई वाई 4 3 इंजा 12 और 3 2 इंजा 6, 62 आ रहा है आंसर। आई थिंक एवरीवन चेक द आंसर, सभी लोग आंसर को चेक करें, सभी लोग आंसर को चेक करें, 3 4 3 12 3 2 6 72, ओके सॉरी 72, आई थिंक आंसर लोगों का गलत आया, मुझे ऐसा लग रहा है, ध्यान दें आंसर पे सभी लोग, 4 3 12 3 2 6 72, यस 72 न्यूटन, 72, ओके दैट इज करेक्ट, वो पुराना आंसर मैं देख रहा था पहला। नेक्स्ट है फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, सभी लोग जल्दी से निकालने की कोशिश करें, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, एवरीवन ट्राई टू फाइंड आउट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। पहले वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स मैं ऐसे लिखता हूं, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, एफ लिखा है मैंने केवल, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स में फोर्स की वैल्यू क्या है, सभी लोग फोर्स की वैल्यू लिखे यहां पर, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं लेकिन यहां पर आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ये नॉर्मल रिएक्शन म्यू इंटू एन होना चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन ये है म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या होगी, mg के आप कंपोनेंट करते हैं तो ये आया 4g cos ऑफ 37 और इस डायरेक्शन में आया 4g sin 37, ये सभी को करना आना चाहिए, ठीक है, ये सभी को करना आना चाहिए, ठीक है 24 आया, देख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू 0.2, एन की वैल्यू देखिए, एन की वैल्यू इसके बराबर होगी, एन की वैल्यू हुई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू कॉस 37 की वैल्यू अभी बताइए आपको 4/5, ओके, ये क्या हो गया, ये हमने म्यू इंटू एन लिखा है, क्या लिखा है म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू जो 0.2 दी थी, एन की वैल्यू 4g cos 37 लिखी, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में हो रहा है, देखो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, ये वाला फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, तो cos ऑफ 180, cos ऑफ 180, सभी को बात क्लियर हुई, cos ऑफ 180, cos ऑफ 180, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हुआ 5 8 इन द 40, ओके, और ये माइनस का हो जाएगा तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इन द 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, ओके, सो यहां पर हुआ दैट वैल्यू कम्स टू बी 3 2 इन 6.6, ओके, तो ये होगा माइनस का 32 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, ओके, माइनस का 32.0.6, तो इसकी वैल्यू जो आएगी दैट इज 19.2, सभी लोग कैलकुलेट करें, सभी लोग कैलकुलेट करें, 19.2 जूल, 19.2 जूल, किसी ने कैलकुलेट किया, सभी लोग कैलकुलेट करें 19.2 जूल, अच्छा अब आगे चलते हैं, नॉर्मल फोर्स, किसी ने नॉर्मल फोर्स लिख दिया जल्दी से, ठीक है, और आंसर भी सही लिखा हुआ है, W ऑफ नॉर्मल, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, नॉर्मल ये है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूं तो नॉर्मल का डायरेक्शन कुछ ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इस केस में डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि जो वर्क डन होगा वो कितना होगा 0 न्यूटन होगा, ओके, वर्क डन क्या होगा सिंपली 0 न्यूटन, रीजन इज दैट कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स के बारे में। देखिए
मान लीजिए आपको इस पॉइंट से, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, ओके, और इस पॉइंट से ऐसे घूमते हुए यहां पर जाना है, ए से बी, ए से बी। इस केस में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, फोर्स जब मैं कह रहा हूं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन मतलब कभी हम इस पॉइंट पे हैं, कभी इस पॉइंट पे हैं, कभी हम इस, क्योंकि भाई ये यहां पर इस पाथ पर हम एक ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं, लेट थोड़ा सा और इसको अच्छा करते हैं कि इस पर हम एक ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं, आई थिंक इंक वही आ गई, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां था तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ऐसा था और फोर्स में ऐसा लगा रहा था, मतलब ये एफ है और ये ds है, ओके, और ये थीटा है इस पर्टिकुलर समय पर, इस पर्टिकुलर समय पर, इस इंस्टेंट पर। जब आप ऊपर जाओगे, ठीक है, तो ds कुछ ऐसा हो जाएगा इस डायरेक्शन में और फोर्स ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ओके, ऐसे केसेस में क्या करते हैं, तो सिंपल अगर आप कहोगे तो कहोगे सर वर्क डन, अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, बहुत ध्यान से, अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए पढ़ा, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला लगता है सिंपली एफ डॉट डी, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा केस होता है तो इस केस में हम क्या कहते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एल, ओके, और इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का इंटीग्रेशन करते हैं और एफ डॉट डीएल लिखते हैं। ये डीएल क्या है सर, यहां कौन सा डीएल है, डीएल जो है एक्चुअली में यहां पर समझो कि हमने ये जो पाथ है, कंप्लीट पाथ है, इसको छोटे छोटे डीएल डीएस में तोड़ रखा है, ये बहुत छोटे छोटे डीएल में टूटा हुआ है, बहुत छोटे छोटे डीएल में टूटा हुआ है, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो वर्क डन होगा वो एफ डॉट डीएल हो लेंगे, लेकिन हम छोटे छोटे छोटे, पहले इसका वर्क डन निकाला, इसका निकाला, इसका, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स का निकालते जाएंगे और उनको हम ऐड करते हुए जाएंगे, ओके। अब इसको एक्चुअली में कई बार तो ये जब फोर्स हमको उसके फॉर्म में दिया होता है तब हो जाता है, लेकिन यहां पर अगर हम इसको रेक्टेंगुलर के फॉर्म में लिखें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं कि एफ की जो वैल्यू है, जनरली हम 99% इससे भी काम कर चल जाता है और इससे भी, इससे और क्लियरिटी आती है कि जो एफ है वो है एफ एक्स आई, ओके, प्लस एफ एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ये हमको फोर्स दिया है किस किस डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड में, ठीक है। एक्स में एफ एक्स लिख रहा है, वाई में एफ वाई लग रहा है, जेड में एफ जेड। अच्छा, अब इस केस में डी एस लिख लो या डी एल लिख लेते हैं, डी एल ही लिख लेते हैं, कई जगह डी एस लिखा होता है तो ठीक है, उसमें कोई ऐसे बहुत बड़ी चीज नहीं आने वाली है। डी एस इज इक्वल टू डी एक्स आई, मतलब हमने जो थोड़ा सा चला डी एल, उसमें डी एक्स जो चला वो एक्स में चला, प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। क्लियर हो गई बात? तो हमने एफ और डीएल को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख लिया है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया है। अच्छा, तो वर्क डन क्या होना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, सिंपली मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हुआ जा रहा हूं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में ले रहा हूं। अच्छा, जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इसमें लिखोगे एफ डी एक्स, लिमिट्स में बाद में लिखूंगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स था, एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, ओके। अच्छा, इस केस में हम लिमिट्स क्या लेंगे, लिमिट्स जो लेंगे, लिमिट पे ध्यान दीजिएगा, लिमिट पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिखेंगे एक्स ए टू एक्स बी, यहां पर लिखेंगे वाई ए टू वाई बी, यहां लिखेंगे वाई एक्स, सॉरी एक्स, वेट अ मिनट, यहां पर लिखेंगे जेड, यहां पर लिखेंगे जेड ए टू जेड सी, ओके। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर लें, ओके, या आप इस कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से निकला है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से निकला है। जब फोर्स वेरिएबल होता है, ठीक है, तब हम ऐसी चीजों का यूज कर रहे होते हैं,
मेनली हमारा फोकस क्या है, इंटीग्रेशन का हम काम कर रहे होते हैं। जब भी आपने अभी तक जितने भी केसेस देखते हो, अगर आपने क्लास 11 आप 12th में हैं या 12th पास आउट हो चुके हैं, तो आपने देखा होगा जब भी कुछ वेरिएशन आता है तो हम कहाँ चले जाते हैं, भाग के इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है वर्क डन कैलकुलेशन बाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। अब क्या हुआ, आपके पास एक कर्व है जिसे हमने क्या कहा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। अच्छा देखिए कैसा कर्व है, हमने वाई एक्सिस पर फोर्स लिया है और एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है। ओके, और हमने एक कर्व बनाया, लेट ये कर्व ऐसा है, मतलब फोर्स जो है वो ऐसे वेरी कर रहा है। ओके, और हमको वर्क डन कहां से कहां चाहिए, वर्क डन हमको चाहिए दिस इज द पॉइंट एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। ठीक है, तो सभी को मालूम है कि वर्क डन जो होता है इस केस में एरिया अंडर द कर्व होता है। लेकिन सर ये एरिया अंडर द कर्व क्यों हुआ, कैसे हुआ, देखो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो थोड़ी सी चीजें और क्लियरिटी के साथ समझ में आएंगी कि हमने क्या किया। अगेन इस केस में अगर आप देखो, इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू कुछ थी, इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू कुछ थी, इस पॉइंट पर एक्चुअली में फोर्स वेरी कर रहा था। ओके, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक स्मॉल एलिमेंट ले लें, dx का एक स्मॉल एलिमेंट ले लें x डिस्टेंस पर, बहुत पतला सा एलिमेंट dx लिया हमने। ठीक है, और जब हमने ये dx एलिमेंट लिया तो इसके अंदर जो फोर्स होगा यहां पर इस जगह पर होगा। ठीक है, तो इसका जो ये एरिया है डेल्टा ए इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस डेल्टा एक्स, एफ डेल्टा एक्स। ओके, और एफ डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स मतलब ये वाला डेल्टा एक्स, इसको मैं डेल्टा एक्स लिख देता हूं। कई जगह डेल्टा एक्स लिखा होगा, कई जगह डीएक्स भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में ये डेल्टा ए जो है, एक्चुअली में ये डेल्टा ए क्या है, एरिया। ओके, तो वर्क डन क्या हुआ यहां पर, वर्क डन फॉर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एरिया। ओके, एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप। ओके, उस स्ट्रिप का एरिया। अच्छा, उस स्ट्रिप का एरिया क्या हुआ, एफ इंटू डेल्टा एक्स। ओके, तो इसका एरिया एफ इंटू डेल्टा एक्स हुआ। अच्छा, तो ये डी डब्ल्यू हुआ एक्चुअली में, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। अगेन अगर आप ध्यान दो तो अगर आप फाइनल और इनिशियल, इसको फाइनल और इनिशियल के टर्म में लिख लो, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, एक्स इनिशियल एंड एक्स फाइनल। तो आप लिख सकते हो कि वर्क डन, इसको यहां पर ना लिखें तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो इरेज करो। आप लिख सकते हो वर्क डन इन एफ एक्स कर्व is area under the curve, क्लियर हो गई बात। तो ये वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। सिंपली सभी लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, और इस क्वेश्चन में मेनली हमने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ूं वहां पर एक दो क्वेश्चन कराते चलूं। ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। लिखा क्या है मैं भी करता हूं, आप साथ साथ आंसर निकालें। आप लोग जल्दी निकाल लेते हो क्योंकि आप लोग डायरेक्टली, लिखा हुआ है आ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, और एफ की वैल्यू देखिए क्या लिखी है, एफ इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इन न्यूटन में लिखा हुआ है। एक्ट ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg, 2 kg का ऑब्जेक्ट है उसमें लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 5 वर्क डन इन जूल। देखो क्या है इसमें जो है, अगर आप वर्क डन के बारे में बात करो तो इस केस में सिंपली जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो x डायरेक्शन में हो रहा है, और फोर्स भी x में ही लगा है। दोनों बातें हैं, ठीक है, दोनों बातें हैं। अगर हम यहाँ पर प्लस क्या कहते हैं, ये F इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखते हैं, फोर्स ये लिखते हैं, प्लस कुछ वैल्यू के साथ इसको हम I लिख देते हैं, और
कुछ वैल्यू के साथ इसे जे लिख देते और कुछ वैल्यू के साथ इसे के लिख देते, ठीक है। तो उस केस में भी हमारा ये जो दो है वो कोई फोर्स नहीं लगा देते, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, केवल किस केस में हुआ है, 0 से 5। तो इस केस में सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx और dx फ्रॉम 0 to 5। तो सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से आंसर रख के, वैल्यूज को रख के, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर का dx एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 5। तो यहां पर इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। देखो 7 है, यहां x आएगा तो ये हो गया 5 माइनस 0, मैं डायरेक्टली लिखता जा रहा हूं। 2 है, x स्क्वायर बाई 2 आएगा, ओके। ये हुआ 5 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3 बाई 3 x की पावर, सॉरी x नहीं, 5 की पावर, यस 5 की पावर 3 माइनस 0। देखिए किसी को कोई डाउट हो, मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन भी किया है और साथ साथ वैल्यूज भी रख दी है, ठीक है। तो 7 535, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस 525, हाँ 525, और देन ये 3 से 3 कैंसिल, प्लस 125, ओके। तो यहां पर आया आंसर 135। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गई बात?